गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट का जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि पेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में किस श्रेणी या रेंज में स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं विंध्य श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रृंखला या पूर्वी घाटी। और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हिमालय। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाथुला दर्रा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और ये नाथुला है दोस्तों सिक्किम राज्य में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? और इसके ऑप्शंस हैं यमुना, तापी, नर्मदा या बेतवा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नर्मदा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, जो कि है मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस द्वीप या आइलैंड पर भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अधिकारों का दावा करते हैं? और इसके ऑप्शंस हैं सागर द्वीप, हेनरी द्वीप, न्यू मूर द्वीप या माजुली द्वीप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है न्यू मूर द्वीप। और ये न्यू मूर द्वीप है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। तो न्यू मूर द्वीप पर दोस्तों भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अधिकारों का दावा करते हैं और ये आइलैंड दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है या विवादित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप में कौन सी तरंगे धरातलीय तरंगे या सरफेस वेव होती हैं? और इसका ऑप्शन है दोस्तों प्रारंभिक तरंगे या जिन्हें पी तरंगे कहा जाता है, और बी है यल तरंगे, सी है यस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यल तरंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भूकंप में जो यल तरंगे होती हैं उन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है या सरफेस वेव कहा जाता है। और ये यल तरंग या लव वेव दोस्तों सबसे ज़्यादा विध्वंसक या डिस्ट्रक्टिव होती है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि यल वेव या यल तरंगे सबसे ज़्यादा विध्वंसक या डिस्ट्रक्टिव होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतक झील या लोकतक लेक भारत में किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या असम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मणिपुर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि लोकतक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या गुरु कौन थे? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अजितनाथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ थे दोस्तों 23वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर और अजितनाथ थे दूसरे तीर्थंकर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा महामोक्ष परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर कराया जाता था? और इसके ऑप्शंस हैं थानेश्वर, उज्जैन, प्रयागराज या काशी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रयागराज। तो हर्षवर्धन द्वारा महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया जाता था प्रयागराज में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नया माप पैमाना गज ए सिकंदरी जारी किया? और इसका ऑप्शन है दोस्तों बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत बेग लोदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने, जो कि था लोदी वंश का, दिल्ली सल्तनत में उसने एक नया जमीन मापने का पैमाना जारी किया, जिसका नाम था दोस्तों गज ए सिकंदरी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? और इसका ऑप्शन है दोस्तों नाना साहेब प्रथम, रघुनाथ राव, माधव राव या नारायण राव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नाना साहेब प्रथम। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम के लड़के थे दोस्तों नाना साहेब प्रथम, और इनका एक और नाम था जो कि था बालाजी बाजीराव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? और इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले या गोपाल हरि देशमुख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसके ऑप्शंस हैं 1880, 1885, 1881 या 1886। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1885। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? और इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1922, 1925 या 1926। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1925। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था दोस्तों 1925 में, और काकोरी का मेन आइडिया था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी का, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट 1932 ... के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, और बी ऑप्शन है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और वायसराय इरविन, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। तो पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव
अम्बेडकर के बीच में, जो कि हुआ था 1932 में। और पूना पैक्ट या पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला कथन है दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। और दूसरा कथन है लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो ये दोनों कथन सही हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट जो कि हुआ था 1916 में, ये हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी। और इसके ऑप्शंस हैं 201 अनुच्छेद या 7 अनुसूची, 310 अनुच्छेद या 5 अनुसूची, 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूची, या 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। और इसके ऑप्शन हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या प्रस्तावना, या स्थानीय स्वशासन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्रस्तावना, या जिसे प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा है दोस्तों प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, तो आप लोग उसमें टिक करिएगा प्रस्तावना या प्रियम्बल को। और जब पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो आप लोग टिक करिएगा आर्टिकल 32 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। और इसके ऑप्शंस हैं LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बलवंत राय मेहता समिति जो कि आया था दोस्तों 1957 में, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देश में कुल कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हैं। और इसके ऑप्शन हैं 21, 22, 23 या 25। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 25। तो भारत में वर्तमान में दोस्तों कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। पहला कथन है दोस्तों, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और दूसरा कथन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होंगे। तो ये दोनों कथन सही हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो राज्यसभा की संरचना दी गई है दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 80(1) में, और राज्यसभा में दोस्तों मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं या सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 250, जिसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट महोदय की तरफ से, और ये मनोनीत होते हैं दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा की संरचना दी गई है आर्टिकल 80(1) में, और इसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो होती है 250, जिसमें 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया गया? तो इसके ऑप्शन हैं दूसरा, तीसरा, पांचवा या चौथा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पांचवा। और ये पांचवा पंचवर्षीय योजना चला था दोस्तों 1974 से लेकर 78 तक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पांचवें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों भारत से गरीबी हटाना, और ये चली थी दोस्तों पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का हिस्सा है? और इसमें है दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा के हिस्सा हैं। और रेपो रेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है शॉर्ट टाइम या कम समय के लिए, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा बारो करता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये दोनों दोस्तों आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा के हिस्सा हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि 1 और 2 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है 1 और 2 दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। इसमें है भारत के किस शहर में गेल का मुख्यालय स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिल्ली। तो गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों दिल्ली में, और गेल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में। और गेल दोस्तों भारत की महारत्ना कंपनी है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता? और इसके ऑप्शंस हैं निजी सुरक्षा कर्मी की सेवाएं, गृहिणी की सेवाएं, बस चालक की सेवाएं या टूरिस्ट गाइड की सेवाएं। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
जो कि है गृहिणी की सेवाएं। तो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का अनुमान लगाते टाइम दोस्तों गृहिणी की सेवाएं को ध्यान में नहीं रखा जाता, अर्थात नेशनल इनकम में गृहिणी या हाउसवाइफ की जो इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट और बजटीय घाटा या बजट डेफिसिट का अंतर किसके बराबर होता है? और इसके ऑप्शंस हैं राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, सार्वजनिक ऋण या मूल्यह्रास। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सार्वजनिक ऋण। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट और बजटीय घाटा या बजट डेफिसिट को घटाने पर मिलता क्या है? तो वो मिलता है दोस्तों सार्वजनिक ऋण, जिसमें दोस्तों राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट बड़ा होता है बजट डेफिसिट या बजटीय घाटे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हड्डियों के बीच का खुला स्थान निम्नलिखित में किसके द्वारा भरा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं हवा, खून, अस्थि कोशिका या अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अस्थि मज्जा। तो हड्डियों के बीच का खुला स्थान भरा जाता है दोस्तों अस्थि मज्जा या बोन मैरो से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मकड़ियाँ, तितलियाँ और मच्छर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? और इसके ऑप्शन है दोस्तों मोलस्का, इकाइनिडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आर्थ्रोपोडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आमतौर पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के परिणाम स्वरूप त्वचा हो जाती है। और इसके ऑप्शंस हैं पीलिया, साइनोसिस, पीलापन या कालापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है साइनोसिस। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यदि ब्लड या रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है तो त्वचा का कलर हो जाता है दोस्तों नीला, और इसमें नाखून का कलर भी नीला हो जाता है और इसे कहा जाता है साइनोसिस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का प्रमुख घटक है? और इसके ऑप्शंस हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या इथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मीथेन। तो जो मीथेन होता है दोस्तों वो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है कार का मात्रक क्या है? और इसके ऑप्शन हैं न्यूटन, जूल, पास्कल या वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कार का एसआई मात्रक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से सीमा साझा करता है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है म्यांमार से, नागालैंड करता है, मिजोरम करता है, असम नहीं करता। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है 1, 2 और 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? और इसके ऑप्शन हैं 200, 252, 300 या 250।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 250। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 250। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं 12 अगस्त, 14 सितंबर, 28 फरवरी या 1 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, और 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स दिवस। तो ये भी सब आप लोग याद रखिएगा। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, 12 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? और इसके ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है असम। तो बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु या पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लखनऊ। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ शहर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है निम्नलिखित में से किस किताब की रचना बाणभट्ट ने नहीं की है? और इसके ऑप्शन हैं हर्षचरित्र, चंडी शतक, कादंबरी या रघुवंशम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रघुवंशम। रघुवंशम की रचना दोस्तों किए हैं कालिदास जी, बाकी और सभी किताबों की रचना किए हैं बाणभट्ट जी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं साहित्य, विज्ञान, फिल्म या शांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों केरल, कर्नाटक, असम या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल। तो केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसके ऑप्शंस हैं जेनेवा, मनीला, वाशिंगटन डीसी या ब्रुसेल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? और इसके ऑप्शंस हैं नेफ्यू रियो, मानिक साहा, पेमा खांडू या एन बीरेन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नेफ्यू रियो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा। तो
तो नागालैंड की राजधानी हो गई कोहिमा और वहाँ के मुख्यमंत्री हो गए नेफ्यू रियो। और मनिक साहा दोस्तों ये मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के और त्रिपुरा की राजधानी हो गई दोस्तों अगरतला। और पेमा खांडू ये मुख्यमंत्री हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। और एन बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं दोस्तों मणिपुर के और मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड की और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मनिक साहा ये मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के और त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। और पेमा खांडू ये मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और एन बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। बस दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और जमकर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद।